नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फाइनली दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड एलटी की दोस्तों पोस्ट निकाल दी है। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी जिसके कारण से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन दोस्तों हमने आपको बहुत वैल्यूबल कंटेंट दोस्तों बीच में प्रोवाइड करवाया था। आई होप दोस्तों क्लासेस आप देख रहे होंगे और वो आपको अच्छी लग रही होंगी। लगातार दोस्तों हमने आपके लिए क्लासेस दोस्तों डाली थी यहाँ पर, आप उनको जरूर देखिए दोस्तों, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और अब तो दोस्तों आपके लिए यूके ट्रिपल एससी ने दोस्तों फॉर्म निकाल दी है और आप एलटी मैथ्स की दोस्तों बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही पोस्ट दोस्तों निकली, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चेंजेस हुआ है सिलेबस में एक्चुअली परीक्षा पैटर्न में दोस्तों बदलाव किया गया। वैसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर किस तरह से प्रिपरेशन की जाएगी। उत्तराखंड एलटी गणित 2024 की दोस्तों पोस्ट तो आ चुकी है, लेकिन वो प्रीवियस जो पैटर्न चलता था उस पर आधारित ना होकर दोस्तों आपका नया पैटर्न को अपनाया गया है। यहाँ पर 30 और 70 मार्क्स का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, जिसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता था और 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था जिसमें मैथ्स और फिजिक्स हुआ करती थी। अब उसके बदले दोस्तों 50-50 का परीक्षा पैटर्न कर दिया गया है दोस्तों। इस बार इसमें रीजनिंग को भी ऐड किया गया, इसके अलावा थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज को भी दोस्तों ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न जब से थोड़ा चेंज हुआ है, तब से जो अभ्यर्थी हैं जो कि पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे थे उनको काफ़ी दुविधा है और एक तरह से थोड़ा वे निराश भी हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से पिछले पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं आज उनके लिए दोस्तों एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ कि उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने दोस्तों पढ़ा है वो आपको बस और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2014 में भी दोस्तों इसी तरह का पैटर्न था, बस 2018 और 2020 में दोस्तों नया पैटर्न आया। आप समझ लीजिए कि 2014 वाला जो पैटर्न है वो दोबारा से वापस आ चुका है। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट कि आप दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसमें कितनी पोस्ट निकली है और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो डिटेल वीडियो रहेगी, पूरी अंत तक देखना, तभी जाके दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों जो विज्ञापन जारी किया गया है 14 मार्च 2024 को दोस्तों इन्होंने एलटी का विज्ञापन जारी कर दिया है दोस्तों। कुल मिला के 1544 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। प्रकाशन की तिथि दोस्तों 14 मार्च 2024 है। अभी आपके फॉर्म बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं, 22 मार्च से दोस्तों स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 12 अप्रैल 2024 तक। और जो परीक्षा की डेट है दोस्तों वो अनुमानित की गई है जुलाई 2024 में। तो अभी आपके पास 3-3.5 महीने दोस्तों आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 786 पद हैं, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 758 पद हैं, कुल मिला के 1544 पद दोस्तों यहाँ पर है। हमारा जो मेन फोकस है दोस्तों वो है उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स। तो उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन है दोस्तों, एक होता है 60% सामान्य, एक होता है 60% महिला, जिसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों ऑलरेडी प्राइमरी टीचर हैं तो फिर आप 10% विभागीय भर्ती में भी अप्लाई कर पाएंगे। 60% सामान्य शाखा में दोस्तों वो लोग अप्लाई करते हैं जो कि मेल भी और फीमेल भी दोनों के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि 60% जो महिला वाला होगा उसमें केवल और केवल महिलाएं अप्लाई करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया जो मैथमेटिक्स है, अगर मैं 60% सामान्य की दोस्तों मैं बात करूं, 60% सामान्य की हम बात करेंगे, जहां पर मेल फीमेल दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 60 पद यहाँ पर निकले हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप मैथ्स की मैं बात करूं, जहां पर आपका 60% महिला शाखा की मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैथ्स के दोस्तों आपके 5 पद निकले हैं। तो इतने दोस्तों यहाँ पर पद फिलहाल दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 10% आपका सामान्य शाखा आता है। फिर 10% सामान्य शाखा में भी दोस्तों आपके कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 10 पद हैं जो कि विभागीय भर्ती होती है, ठीक है। और इसके अलावा 10% आपके महिला शाखा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर दोस्तों एक पद आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर दोस्तों ऐसी कुमाऊं मंडल में भी दोस्तों आपका 60% होगा सामान्य शाखा का। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो गणित के दोस्तों यहाँ पर 77 पद हैं, ठीक है। तो और ऐसी दोस्तों अगर आप 77 पद ये हो गए, और इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर इसके बाद हम 60% महिला शाखा में जाएंगे तो कुल मिला के दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10 पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर इसके बाद 10% आपका सामान्य शाखा की बात करेंगे तो 10% सामान्य शाखा में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मैथ्स में 13 पद हैं यहाँ पर। और
ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सामान्य शाखा में दोस्तों आपको 2 दिखाई देंगे, मतलब कि जो कि आपका क्या है कि 10% महिला शाखा में दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल आंकड़ा है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं दोस्तों कि आपके तकरीबन 7, 6, 13 तो 150 के आसपास दोस्तों पद है। अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, पर इतने अब आपके पद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुल मिला के। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर लेना, देख लेना कि टोटल कितने पद हैं। तो फिलहाल जो भी है कि आपके लिए एलटी भर्ती दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। इस एलटी भर्ती में दोस्तों अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। हमारा क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस एक चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमने अच्छे से दोस्तों हर चीज़ को बताया है, पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो आपका सहायक अध्यापक गणित है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा दोस्तों आपने अगर फिजिक्स और मैथ से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो लास्ट ईयर में आपका दोस्तों या तो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपने पहले 2 वर्षों में मैथ्स फिजिक्स जरूर आपने पढ़े होने चाहिए। तो पहले 2 साल आपने मैथ्स और फिजिक्स पढ़नी चाहिए, तीसरे साल में आपने या तो मैथ्स पढ़ी हो या फिर फिजिक्स पढ़ी हो, तभी जाके दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट योग्यता। उसके बाद फिर आपको बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा आपने CTT2 या फिर UTT2 भी आपने दोस्तों क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो आप अपनी योग्यता को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपकी योग्यता ही नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बाद में बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UTT2 और CT2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा ये दोस्तों आपका मार्क्स का कैटेगरीशन है, आप देख लेना कि अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा छूट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आप SC महिला के अंतर्गत आएंगे तो फिर आपको 60 नंबर पे आपका UTT सेकंड क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जनरल वाले हैं तो भैया 90 नंबर लाने होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप जनरल में मान लेते हैं अगर दिव्यांग के अंतर्गत आएंगे तो वे 75 आपको मार्क्स लाने होंगे। आप ये कैटेगरी देख सकते हैं, ये आपके रो है और ये कॉलम है, इन दोनों को मिलाओ तो सामान्य एंड दिव्यांग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा EWS एंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितना है, 75 चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि भाई आपको कितना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी। अब बात करेंगे दोस्तों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए इस बार क्या किया गया दोस्तों, 50 अंक का आपका एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1 विच इज कॉमन टू एवरीवन, एंड 50 नंबर का दोस्तों एक पार्ट है जो कि आपका डिफरेंट वेरी करेगा। ये कॉमन नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट पे वेरी करेगा, जो आपका जिस पद के लिए दोस्तों आपने अप्लाई किया है उसकी परीक्षा यहाँ पर होगी। तो जैसे आपने LT मैथ्स के अलावा अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपसे मैथ्स एंड फिजिक्स पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपसे शैक्षिक अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग, और इसके अलावा जनरल नॉलेज दोस्तों आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है ना। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 दोस्तों मैंने ऑलरेडी हमारे इंपॉर्टेंट चैनल जो कि रिसेंट एजुकेशन क्लासेस है वहां पर दोस्तों हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। उस चैनल को दोस्तों आप देख सकते हैं, वहां पर दोस्तों हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको पार्ट 1 एक नज़र में मैं आपको दिखा दूं भाई क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड LT मैथमेटिक्स के जो कॉमन पेपर का सिलेबस है, यानी कि पार्ट 1 के सिलेबस की। और ये 50 नंबर का दोस्तों आपका कुल मिलाकर सिलेबस होने वाला है। इसको भी दोस्तों इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक पार्ट 1A है और एक पार्ट 1B है। तो इसको हम देखेंगे। पहले पार्ट 1A है। पार्ट 1A दोस्तों आपका क्या है, एकेडमिक एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों आप इसको कह सकते हैं। तो इसके भी दोस्तों आपकी कई सारी यूनिट्स है, इसको कुल मिला के दोस्तों 5 यूनिट्स में डिवाइड किया, यानी कि पार्ट 1A के अंदर आपकी कुल मिला के 5 यूनिट दोस्तों होने वाली है। अब 5 यूनिट दोस्तों कौन कौन सी है दोस्तों, ये यहाँ पर यूनिट्स है दोस्तों दी हुई। ऑफिशियल सिलेबस है, इसको दोस्तों हमने कन्वर्ट किया हिंदी में क्योंकि वहाँ पर अभी इंग्लिश में दिया हुआ है। ये आपको ये जो PDF अगर आपको चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, जो आप BEd में दोस्तों पढ़ते हैं, एजुकेशनल एंड फिलॉसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये दोस्तों आप ये पढ़ते हैं। दोस्तों आप जब BEd करने जाते हैं सबसे पहले आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये दोस्तों आपका रूसो, प्लेटो, अरस्तु, इनके सबके बारे में पढ़ते हैं। वही चीज़ दोस्तों आपकी इसमें होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर यूनिट 2 है। यूनिट 2 में दोस्तों आपका क्या है, साइकोलॉजी है, ठीक है ना, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, ये सब दोस्तों, ठीक है ना, रोल ऑफ टीचर, ठीक। तो व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका, इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि, और इसके अलावा अभिक्षमता की माप, दोस्तों वही सारी चीजें हैं। अधिगम के सिद्धांत, पावलोव, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब दोस्तों उसके में होंगे। इसके अलावा फिर इन्होंने जो एक्स्ट्रा जो कुछ जो
जो अभी चल रहा है, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट है, ये सब दोस्तों इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों फिर आपका मापन एवं मूल्यांकन भी दोस्तों इसमें आ जाएगा, जैसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप इसमें पहले पढ़े थे वो चीजें नहीं है, कुछ चीजें दोस्तों इसमें ऐड की गई हैं, और ये चीज़ आप ऑलरेडी दोस्तों पढ़ रहे थे जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन दोस्तों आप कर रहे थे, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक सिलेबस को थोड़ा सा खोल के रख दिया है। अब देखिए यूनिट नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी शैक्षिक तकनीकी ना, शिक्षा में जब आप दोस्तों तकनीकी का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का, तो उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस दोस्तों आपका आता है, ठीक है ना। टीचिंग की मेथड्स आती हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये दोस्तों हमने पढ़ाया था, मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स, ठीक है ना। इसमें आपके फिर शिक्षण सहायक सामग्री भी आ जाएंगी, ये सब। फिर इसमें जो जो नई नई चीजें दोस्तों आपकी चल रही हैं, जैसे हम शिक्षा में दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें करते हैं, वो सब चीजें दोस्तों इसमें आएंगी, और टीचिंग के दोस्तों इसमें टाइप्स आएंगे अलग अलग। और फिर इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि जो नए नए इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन हो रहे हैं, लाइक दीक्षा है, प्रज्ञाता है, ठीक है ना, और जो 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 आपके टीचिंग से रिलेटेड मूवमेंट हो रहे हैं, उनको दोस्तों इसमें ऐड कर दिया। बस आपने इनको पढ़ना है एज इट इज, ठीक है ना। ये आपको अच्छी चीजें की खोल के लिखा हुआ है कि आपको पता है कि आपको सामने पर क्या पढ़ना है, एडुसेट की क्या भूमिका है, ये सब दोस्तों हमने हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिख रखा है, तो आपने पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों आपको जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में जैसे डेलिकेट चाइल्ड है, ठीक है ना, जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनके बारे में, ठीक है, तो वो तो आपका आता ही आता है। फिर इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा लिंग से संबंधित मुद्दे जो है, लिंग पूर्वाग्रह, इस टाइप के दोस्तों, ये ज्यादातर आपका क्या है, ये इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन, विकलांगता, ये सब दोस्तों से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भी आपके आपके आते ही हैं, पहले भी आप पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर स्कूल नंबर जो आपका यूनिट नंबर 5 है, फिर उसमें प्रबंधन आ जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, जितनी भी आपकी यूजीसी है, एनसीटीई है, ठीक है ना, और उन सब के बारे में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, कैब है। फिर उसके बाद आपका जो धीरे धीरे एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 है ना। इसके अलावा फिर उसको रिवाइज किया गया 1992 में, फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये तो आप पढ़ ही रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। ये सब चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। और जो जो नई चीजें दोस्तों आई हैं, जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF, राइट टू एजुकेशन, ये सब आप दोस्तों पढ़ती थी, ठीक है ना। इसके अलावा फिर इसमें मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, जो कि प्रवक्ता में होता था, वो भी आपको देख पढ़ना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, निष्ठा, इन सब के बारे में। ये हिंदी में दोस्तों हमने यहाँ पर लिख रखा है। अभी कभी डिटेल में दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैंने मैथ्स का सिलेबस को डिस्कस करना है, तो हम ये अपने मेन चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में ही दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपका एक पार्ट हो गया, ये हो गया पार्ट 1A, और ये दोस्तों आपका 25 मार्क्स का आएगा टोटल मिला के। ये जो 5 यूनिट्स होंगी 25 मार्क्स की होगी अभी मेरे अकॉर्डिंग। बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि जब यूके SSSC मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा तब क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आ गया पार्ट नंबर B। अब पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी में दोस्तों आपकी 3 यूनिट है, जैसे हमारे पास 5 यूनिट थी, यहाँ पर 3 यूनिट है। और इसमें आपका एक यूनिट में आएगी रीजनिंग, ठीक है ना, और एक यूनिट में आएगी आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है ना। एक यूनिट आपकी, और जो एक यूनिट का मतलब यह है कि जो रीजनिंग है उसमें नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट और एक वर्बल एबिलिटी टेस्ट, शाब्दिक और अशाब्दिक योग्यता परीक्षण, इस तरह से डाल रखा है, यानी कि रीजनिंग का पार्ट काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ऑड फिगर, आउट फिगर मैट्रिक्स। अब जो मैथ्स वाले उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मैथ्स की LT मैथ्स वाले तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस सब चीज में, ठीक है ना। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद शाब्दिक योग्यता परीक्षण, इसको हिंदी में हमने लिख रखा है, ठीक। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करी जाएगी, तो जनरल नॉलेज में देखो क्या क्या आएगा। देखिए उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान आएगा, राज्य की प्रोफाइल आएगी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा जनसंख्या, ठीक है, वो तो आता ही आता है, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक उत्तराखंड, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दोस्तों आपको भारतीय राज्यों के बारे में, ज्योग्राफी में दोस्तों टॉपिक होता है, कौन कौन सी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक, मुख्य वैज्ञानिक, उनकी खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कुछ पुरस्कार जो कि मिल रहे हैं, मतलब करंट में ज्यादातर आपको रहना है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली, बस इतना ही है, ठीक है ना। आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दोस्तों ये सब चीजें आपने पढ़नी होंगी। ज्यादातर दोस्तों आपके करंट से रिलेटेड दोस्तों आपके टॉपिक इसमें रहने वाले हैं, ठीक। तो बेसिकली अगर आपका देखा जाए तो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में अगर इक्वली डिवाइड कर दे 25 को, 25 का तो 1A है, ठीक है, 25 का 1A हो गया, और इसके अलावा 25 का 1B हो गया। अब इस 25 को डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 8, 8, 16 और
8 या 24 और एक 9 मार्क्स का। तो आप 9 मार्क्स का इसको मान लीजिए, ठीक है, और बाकी आप 16 मार्क्स की दोस्तों आप मान लीजिए रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए केवल 8 या 9 मार्क्स की दोस्तों ये आने वाली है, ठीक है। ये जो आपकी हिस्ट्री एंड जो आप बात करें जीके जीएस की, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रखे हैं, और बाकी दोस्तों आपके लिए अच्छा ही है कि आपके लिए रीजनिंग यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगी। इस रीजनिंग में अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें किस पर फोकस ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले हो तो यहाँ पर आपको रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि 8 और 8 16 मार्क्स की, 15 मार्क्स की जितनी भी आएगी, फिलहाल इतना तो आना चाहिए, इतने मार्क्स की आपकी रीजनिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक एड ऑन है, ठीक है ना, ये आपके लिए एक एड ऑन है, मतलब कि यहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट वाला पेपर है उसमें थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा वास्ट है, वो ऑब्वियसली बात है, वो तो होता ही होता है, पहले भी होता था। 25 मार्क्स का इस बार आएगा, पहले 30 मार्क्स का आता था, अब इस बार 25 मार्क्स का है। और इसके अलावा रीजनिंग वाला जो पार्ट है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, और थोड़ा बहुत आपने जो अगर उत्तराखंड अगर आप पढ़ लेंगे तो कुछ मार्क्स आपके यहाँ पर से भी गेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर थोड़ा फोकस करना है और थोड़ा रीजनिंग पर आपको ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फोकस करना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी का जो हमारा सब्जेक्ट का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस निकल के आ रहा है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। सिलेबस दोस्तों काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स का सिलेबस तो दोस्तों पहले भी वही था, अब थोड़ा सा इसको खोल के दे दिया है, एक आध टॉपिक आपके हटा दिए, लेकिन जो एक आध टॉपिक हटाए गए वो फिजिक्स में ऐड किए गए, ठीक है ना। सबसे पहले आपका सेट थ्योरी है, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर वेक्टर एनालिसिस है दोस्तों यहाँ पर, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दोस्तों ये होने वाले हैं। इसमें आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स को हटा दिया गया, लेकिन स्टैटिक्स डायनामिक्स हटाया नहीं है लिटरली तौर पे, स्टैटिक्स डायनामिक्स को हटा के फिजिक्स में ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह का सिलेबस पहले यहाँ पर स्टैटिक्स डायनामिक्स हुआ करता था, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के दोस्तों इसका 25 मार्क्स का आने वाला है, जहां तक मेरा अभी अनुमान है। बाकी जब देखो यूके ट्रिपल अपना डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा तो फिर उससे हमें ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल हम उसी के हिसाब से चलेंगे। 2014 का पेपर था, 2014 के पेपर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब देखो सेट थ्योरी में क्या क्या आता है, सेट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बड़ा आसान सा टॉपिक, बड़े अच्छे से आप इसको कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप जानते हैं दोस्तों। टॉपिक मैं आपको दिखाते हुए चले जाऊंगा क्योंकि काफी लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सिलेबस है, ठीक। इसके ट्रिग्नोमेट्री में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आप देख सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस में भी दोस्तों आपको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। अब ये जो वेक्टर एनालिसिस वाला टॉपिक है ये फिजिक्स में भी है, सेम टू सेम, तो वहां भी आपको मदद कर देगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, वहां पर भी आ जाएगा, तो डबल हो गया फायदा, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप देखिए लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, ये सब दोस्तों आप जानते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर, एसिम्पटोट्स यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर थ्योरम, ठीक, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी प्रॉपर्टीज, लिमिट ऑफ सम, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा बीटा, गामा इंटीग्रल, ठीक है ना, मल्टीपल इंटीग्रल, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर 2D आएगी, फिर इसमें 2D में आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना, और एलिप्स, ये तीनों के तीनों आएंगे। फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। 3D में दोस्तों आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, डायरेक्शन रेशियोज, प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है ना। इसके अलावा स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये पहले भी था अभी भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। इसके अलावा अलजेब्रा में देखिए डेस्कार्टेस रूल्स ऑफ साइन आता है, ठीक है। बाकी आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन में दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपका क्यूबिक इक्वेशन, तो बस खाली क्यूबिक इक्वेशन तक का ही है। बाइनरी ऑपरेशन है, फिर ग्रुप्स आते हैं, अबेलियन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा भी दोस्तों इसमें जुड़ी हुई है, ये पहले भी वही था अभी भी वही है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
फिर इसमें कॉची यूलर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डाली है, साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका फर्स्ट ऑर्डर तक ही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका दोस्तों एनालिसिस आएगी। एनालिसिस में दोस्तों आपका रियल एनालिसिस आती है एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है। ये रियल एनालिसिस के दोस्तों टॉपिक हैं सारे के सारे, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे टॉपिक है, ठीक है। एनालिसिस का पार्ट है ये, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की, तो इसमें वेक्टर स्पेस आता है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है, इसमें दोस्तों आपका इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन आता है, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों इसमें इंटरपोलेशन ही आता है, लैग्रेंज और न्यूटन के जो फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके अलावा रूट फाइंडिंग मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन की, बस ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी ज़्यादा पार्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा इन्होंने इसमें से जो आपके इंटीग्रेशन वाले जो मेथड्स थी दोस्तों, जैसे इसमें ट्रॉपिजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल्स है, 1/3, ठीक है ना, वो सारे के सारे 1/3 और ये क्या कहते हैं जो आगे के जो रूल्स थे, वेडल्स रूल थे, सब सारे के सारे दोस्तों इन्होंने हटा दिए हैं, ये यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर होंगे तो हम चेक करेंगे, वैसे नहीं दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टया मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम देखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी का दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये अपना रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। इसको देख के सबकी हालत खराब है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी में ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने सिलेबस तो नहीं ज़्यादा दिया है, एक्चुअली इन्होंने जो भी टॉपिक्स थे उनको खोल दिया है बहुत अच्छे से, कि उसके अंदर क्या क्या आएगा। जैसे मैकेनिक्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक। इसके अलावा थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसके बाद ऑप्टिक्स आएगा, फिर वेव ऑर्केस्टिक्स एंड ऑसिलेशंस है, फिर मॉडर्न फिजिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये दोस्तों आपके दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 8 यहाँ पर दोस्तों चैप्टर दिए गए हैं, और ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स में देखिए सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस ही पूरी की पूरी इन्होंने दे दी, तो वही चीज़ है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल दोस्तों से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक, जल्दी बताएंगे। देखिए मैकेनिक्स में फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, ये सब दोस्तों आपने पढ़ने होंगे, ठीक है, ये अच्छा रहेगा इनको पढ़ना। इसके अलावा जैसे कि डायनेमिक्स, ये आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का थोड़ा पार्ट है, ठीक है। इसमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायनेमिक्स में पढ़ते थे, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में मैथ्स में पढ़ना था, लेकिन अब यहाँ पर एक घुसेड़ दिया, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में भी दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों यहाँ पर पढ़ने होंगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप इसको छोड़ते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट सरफेस लेवल के फॉर्मुलाज हैं उनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको डीप पढ़ने जाएंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूरा पढ़ोगे, पूरा लगे रहोगे इसमें, और मार्क्स आएंगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी में भी जैसे हुक्स लॉ है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें काफी सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों आपकी 12th की जो आपकी बुक्स आती हैं प्रॉपर, उनसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं होंगे कवर, तो उसको आप रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई इतना जरूरी करना नहीं है, ठीक है। फिर इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दोस्तों, ये हम थोड़ा हाई लेवल पे जाके पढ़ते हैं, तो उनको वहीं पर पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि इसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैकेनिक्स में आपको दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं दोस्तों, वही आपने पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये पहले आपका मैकेनिक्स के अंदर डाला था, अब इसने इसको अलग कर दिया है। अब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसके अलावा गॉस थ्योरम है, डाइलेक्ट्रिक्स का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दोस्तों आपका सभी आता है, ठीक है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें फैराडे लॉ है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है, ये सब आपको दोस्तों पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जैसे मैक्सवेल इक्वेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने पढ़ना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, ये आप पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित जरूर आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसमें आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो 3 लॉ हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए। बाकी जैसे एंथैल्पी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज की जो इक्वेशन है, मैक्सवेल रिलेशंस है, ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा फिर एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इतना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। फिर ऐसी थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसमें जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, पढ़ने को तो बहुत चीजें अच्छे हैं टॉपिक्स, लेकिन इनके लिए समय चाहिए।
प्लैंक डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ है, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फिर भी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, तो इसमें भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉ लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में भी दोस्तों आपका जैसे फर्मेट प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में, ठीक है, और इसके अलावा जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, सारे के सारे आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर जैसे ऊपर के टॉपिक दिए हुए हैं उनको आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कुछ टॉपिक्स को आप इसमें स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब देखा जाए तो देखिए ऑप्टिक्स भी आपके यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको सारे के सारे अगर आप टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो इसमें आपका काफ़ी समय दोस्तों आपका वेस्ट हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एंड में जो कंक्लूजन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स होती है, वेव ऑप्टिक्स होती है, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स की ओर को आप ज़्यादा फोकस करें। वेव ऑप्टिक्स में दोस्तों आपने दो चार कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है बस, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तो हाइगेन का जैसा प्रिंसिपल है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया। फिर इसमें फिर आपका इंटरफेरेंस है दोस्तों, इंटरफेरेंस में भी आपका काफ़ी कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपरी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेक्शन में भी दोस्तों आपकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप दोस्तों इसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स इसके करें, ठीक है। तो ऑप्टिक्स भी दोस्तों आपके एक ऐसा रहेगा टॉपिक जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है और आने वाला इससे बहुत कम है, ठीक। तो ये है। इसके बाद फिर ये वेव ऑक्स्टिक्स है, इसमें आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब दोस्तों आप पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी आप इसको छोड़ो, बाकी इस टॉपिक्स में ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है, इसके बारे में दोस्तों आप थोड़ा सा बहुत पढ़ सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है ना। आपको 12th से ही काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन है, इसमें भी दोस्तों आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें इसमें भी छोड़ दो, ठीक है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप थोड़ा सा फूरियर थ्योरम है, फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर है, ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके काम में आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं आपको दोस्तों वही चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक में भी दोस्तों आप इस टॉपिक को भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने मेरे को लगता है कि बस फिजिक्स में इन्होंने बोला होगा कि भाई देखो क्या क्या चीज़ें आती है फिजिक्स में, नेट में सर्च करो और सारी की सारी डाल दी। अरे कोई लॉजिक भी होना चाहिए ना किसी सिलेबस को डालने का, तो वो बिल्कुल इन्होंने हर जो चीज़ इनको मिला फिजिक्स में, जहाँ जहाँ से जो चीज़ें मिली वो सारी की सारी इन्होंने डाल दी। तो फिर ऐसा नहीं चलता है, उस जो चीज़ें पढ़ी जाएंगी उसको उसी हिसाब से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बेफालतू हैं डाले हुए, इनका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला, इनको पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ही करोगे, ठीक है। बाकी आप ये मॉडर्न फिजिक्स दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में आप एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आसान भी है और जल्दी समझ में भी आएगी, ठीक है ना। तो आप मॉडर्न फिजिक्स की ओर को दोस्तों थोड़ा सा जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप दोस्तों यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन है, इट्स एप्लीकेशन है, ये दोस्तों आपका एक टॉपिक है जो कि काफ़ी आता है, इससे दोस्तों आपके संबंधित आ सकते हैं। इसके अलावा एटॉमिक मॉडल एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, जो आपके एटॉमिक मॉडल है इनके बारे में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं कि इनको पढ़ाते पढ़ाते मतलब इनको पढ़ने में ही घंटा लग गया है, ठीक है। 1 घंटे से तो ज़्यादा सिलेबस को ही डिस्कस करने में समय लग जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जैसे थ्योरी ऑफ लेज़र है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें भी दोस्तों आप कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समय नहीं कि मैं एक एक टॉपिक बताऊं कि कौन सा पढ़ना है क्या, लेकिन आप इसमें कुछ टॉपिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे रोमन इफेक्ट है, उससे रिलेटेड दोस्तों आप कुछ चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आपका किरचॉफ लॉ है, सुपर इम्पोजिशन थ्योरम है, ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप दोस्तों पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे जेनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वीआर ट्यूब्स है, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको स्किप कर देना, कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर पढ़ के जाए। मैकेनिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना। फिर ऐसी सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें आप चाहो तो पढ़ लो, जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, डायोड क्या होते हैं, ठीक है ना, टनल डायोड, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये सही भी रहते हैं। पावर एम्पलीफायर, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ में भी आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये जो ऑसिलेटर्स हैं इनको आप छोड़ दो, इनमें से आपको कोई इतना आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बुलियन अलजेब्रा आप जरूर पढ़ें, ये बुलियन अलजेब्रा से दोस्तों आपका जरूर आएगा,
ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा को आप मेरी तरफ से मानिएगा, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाएं। ये टॉपिक से आपका दोस्तों काफी सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना। इससे दोस्तों संबंधित आपका जरूर एक क्वेश्चन वहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे बूलियन अलजेब्रा के अलावा इसमें लॉजिक गेट्स भी आते हैं, तो लॉजिक गेट्स आप जरूर पढ़ के जाएं, सारे के सारे इससे संबंधित आपके जरूर क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये सब छोड़ो, कुछ नहीं आने वाला इनमें से, अगर आएगा भी तो उसको आप इसको कवर करने में फिर बस का भी नहीं है किसी करना। ये तो वही कर पाएगा जो कि मैथ्स फिजिक्स को कई सालों से पढ़ रहा है, ठीक है ना। हमको ये एग्जाम निकालना है, कोई हमें फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से ही हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स है, इसमें भी आप अगर देखें तो इसमें भी सारे टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने की। इसके अलावा जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं। ये क्यूरी लॉ हो गया, वेस्ट्रॉस, ये वेस्ट थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स, ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट। हाई स्ट्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी लॉस का, ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दोस्तों ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, तो ये आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा टिपिकल लगेगा तो छोड़ देना, छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोस्तों आप पहले से पढ़ते थे, ये आसान से टॉपिक है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काफ़ी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर है। तो आप ने देखा होगा दोस्तों कि हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। अब अंत में दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की दोस्तों मैं बात करूंगा, तो कंक्लूजन दोस्तों यही रहेगा, आपने करना क्या है फोकस। आपके पास एक पेपर है 50 नंबर का, एक दूसरा पेपर भी है 50 नंबर का। 50 नंबर में दोस्तों आपने यहाँ पर इस तरह से फोकस करना है कि ये जो 50 नंबर है, यहाँ पर दोस्तों आपका आने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आने वाली है रीजनिंग, और इसके अलावा यहाँ पर आने वाली है जनरल नॉलेज, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपकी आने वाली है मैथ्स प्लस फिजिक्स, ठीक है ना। तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर आपको मैथ्स तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि मैथ्स दोस्तों बहुत आसान भी रहेगी और आप उसको पढ़ भी पाएंगे और से आएंगे भी ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपने फिजिक्स में क्या करना है, सेलेक्टेड टॉपिक्स में ही फोकस करना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप रिसेंट एजुकेशन क्लासेस को भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप मैथ्स वालों सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। ये रीजनिंग पर फोकस करेंगे, यहाँ पर आपकी 15-16 नंबर की रीजनिंग आएगी। बाकी जो जीके जीएसएस को बेसिक तरह से पढ़ो, इसमें उत्तराखंड राज्य की प्रोफाइल है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ के जाना है बस, क्योंकि यहाँ पर हमारा 8-9 नंबर के लिए आने वाला, 8-9 नंबर के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इसमें से 8 में से 9 नंबर में से अगर 4-5 नंबर भी आते हैं तो बहुत है, ठीक है। बाकी रीजनिंग पे सोचना है कि भाई रीजनिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, मैथ्स हमारी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड पे दोस्तों आपको अच्छा फोकस करना है। फिजिक्स में दोस्तों आपने जो जो इंपॉर्टेंट है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो, ठीक। यहाँ पर से दोस्तों अगर आप कंबाइन करके अगर आप इसमें 60+ अगर आप मार्क्स ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि सिलेबस दोस्तों इस तरह का है। 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप 60 लेके आते हैं, ठीक। अच्छा, वो डिपेंड भी करता है कि पेपर का लेवल क्या है। अब पता चला पेपर में इतना सब तो दे दिया, लेकिन कभी कभी पेपर बहुत बेसिक देते हैं। अब पेपर बहुत बेसिक देते हैं तो उसको हर कोई कर लेता है, तो उस केस में आपका क्या है कि 65 to 70, अब वो डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं मानता हूं कि अगर पेपर जिस तरह का मैं सोच रहा हूँ उस तरह का आएगा, तो 60+ अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओपन कैटेगरी के बॉय की, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप फीमेल हैं या फिर आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं, तो फिर उसमें आपका क्या होगा, सिलेक्शन थोड़ा थोड़ा फिर और मेरिट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक। तो आपने इस तरह से दोस्तों इस पे फोकस करना है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों कि आप ये सोचेंगे कि अगर मेरिट हाई जाएगी, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। देखिए उतनी ही प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कोई फिजिक्स वाला बंदा है तो उसके लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेबस ये इतना ज्यादा है ये कि जो फिजिक्स वाले हैं उनके बस का नहीं है इसको कंप्लीट कर पाना, ठीक है ना। और उन जो फिजिक्स वाले हैं उनके लिए आफत ये है कि उनको तो फिजिक्स तो कंपेयर करनी ही करनी है, साथ ही साथ मैथ्स भी पढ़नी है। तो जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए ये एडवांटेज है कि भाई मैथ्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बस देख लेना है, जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। इस सिलेबस को देख के आपको कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप पता चला इन्हीं को पढ़ रहे हैं पूरा पूरा। इसको तो आप अगले 5 महीने में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, खाली फिजिक्स अगर आप पढ़ते रहेंगे सुबह से लेकर रात तक, तो भी कंप्लीट शायद ना हो पाए, ठीक। तो ऐसे में क्या है, बुद्धिमत्ता यही है, बुद्धिमानी जिसको कहते हैं ना, भाई बुद्धिमानी उसी में है कि आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ही फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी। मैथ्स में आप बिल्कुल कंप्लीट कॉम्पैक्ट स्टडी करिए,
फिजिक्स में दोस्तों आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, रीजनिंग पर पूरा फोकस करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छे से करके जाइए क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आएगा, ठीक है, 25 मार्क्स का आने वाला है। और बाकी जो जीके है उस पर आपने, मैंने पहले बताया, उत्तराखंडी जीके थोड़ा बहुत पढ़ लो। अब देखो उत्तराखंड में भी आपको कैसे पढ़ना है, उत्तराखंड में देखो प्राचीन भी है, मध्य भी है। अब उत्तराखंड प्राचीन पढ़ने जाओगे, अरे भाई बहुत ज्यादा, छोड़ो उसको, कौन पढ़ेगा उतना सारा ना। उसमें भी आपकी उत्तराखंड प्राचीन में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में जो राज्य की प्रोफाइल है, इसके अलावा जो करंट है उसको बस पढ़ के जाओ, वही ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा। देश में भी जो करंट है वही दोस्तों आप पढ़ के जाओ, करंट में क्या क्या हो रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिल रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे आप पढ़ के जाओ। मतलब करंट अफेयर्स पे ही ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम अपना आसानी से दोस्तों निकल जाएगा। अदरवाइज जो उत्तराखंडी जीके भी अगर आप बात करेंगे, जैसे मिड वाली है चाहे प्राचीन है, वो भी बहुत लंबी चौड़ी है, उतना भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो 7-8 मार्क्स के लिए हम उतना क्यों पढ़ें, 7-8 मार्क्स भी कहाँ, 7-8 मार्क्स में भी 1 या 2 मार्क्स की होगा कि वो आएगी, ठीक है ना। ये 8-9 मार्क्स में एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड जीके ही नहीं, उत्तराखंड जीके के अलावा इंडिया के जो जीके वो भी है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो इतना सब आपको नहीं पढ़ना है 1-2 मार्क्स के लिए, ठीक, तो उसको छोड़ो। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप तैयारी करें। बाकी आपकी अपनी वो है, इच्छा है, आप जिस तरह से प्रिपरेशन करना चाहें। बाकी जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए फिजिक्स तो ऐसा है, भले ही फिजिक्स आएगी ज़्यादा मार्क्स की, लेकिन भैया हमारे पास इस समय पे इतना वो ऑप्शन नहीं है कि हम इतनी फिजिक्स पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस इन्होंने इस तरह से दे रखा है कि भैया आप इसको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई भी इसको नहीं करवा पाएगा, ठीक है। करवाएगा भी तो फिर वही वाली बात है कि फिर आप उतना फिजिक्स में भी जाओ, उतना मैथ्स में भी जाओ, और उसके लिए समय बहुत की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। करवाने वाले कर भी देंगे, लेकिन ये है कि समय बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा, और इतना समय नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो अब देखना रहेगा दोस्तों कि जब ये इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और जब इसका परीक्षा पैटर्न के बारे में पता लगेगा, खासकर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, तब दोस्तों ज़्यादा तस्वीर क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आप यही स्ट्रैटेजी को अपनाइए और इसमें होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बढ़िया तरीके से जारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।